Hey everyone, this is Chandni Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी मीडियम। तो जैसे कि आप लोग जो इसके जस्ट पहले वीडियो रिलीज हुआ था उससे जान चुके हैं कि भाई जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है हम उसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो कर चुके हैं, जिसमें आपको मैंने 3 से 4 चीज़ें बता दी हैं ऑलरेडी। एक तो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो क्यों टाइटल दिया है ऐसा, दूसरी बात हम हर एक स्टैंजा में क्या सीखते हैं, तीसरी बात कोई 2 इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनका मीनिंग, एंड ऑल्सो कि आप इस पोएम से क्या सीखते हैं, एंड लास्ट थिंग राइम स्कीम क्या है ना। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो तो हमको बहुत अच्छे समझ आ गई हैं प्रीवियस वीडियो की हेल्प से, बट यस अब हमें इस वीडियो को इस पोएम को फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि हमारे सामने बिल्कुल एग्जैक्ट वो सारी पॉइंट्स हो जो हमें ध्यान में रखनी है अगर हम इस पोएम से रिलेटेड कुछ भी या कोई भी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात जो ये पोएम है इसका बेसिक सा जो समरी होगा, जो सारांश होगा, पहले हम वो देखेंगे कि एग्जैक्टली आपको इस पोएम से क्या पता चल रहा है, लाइक जो डायरेक्ट बातें हैं, और फिर बिल्कुल एंड में मैं आपको बताऊंगी वो कुछ 5 से 6 मैसेजेस, संदेश जो आपको ये पोएम देनी चाहती है, यानी कि जो पोइट हैं उन्होंने पोएम लिखी क्यों होगी, क्या वो सिखाना चाह रहे हैं हमको, वो सब हम सीखने वाले हैं। तो ले देखिए पोएम बहुत ही प्यारी सी, क्यूट सी, छोटू सी, अच्छी सी पोएम है और बहुत ईजी पोएम है, बट येस बहुत बड़ा महत्व है इसका, बहुत बड़ा मीनिंग है जो हमको अच्छे से समझना है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि एग्जैक्टली पोएम का बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन है वो क्या होना चाहिए। सो डस्ट ऑफ स्नो इज अ शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, एक शॉर्ट पोएम है, छोटी सी पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। द पोइट इन द पोएम वांट्स टू इलस्ट्रेट, पोइट क्या चाह रहे हैं, वो कुछ बताना चाह रहे हैं, वो कुछ इलस्ट्रेट करना चाह रहे हैं, वो कुछ डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। वो क्या है, दैट अ बेसिक एंड स्मॉल थिंग इन लाइफ कैन ऑल्सो ब्रिंग अ बिग चेंज इन लाइफ। एक छोटी सी भी चीज़ अगर हो जिंदगी में, या बेसिक सी बहुत ही नॉर्मल सी चीज़, कोई बहुत ही ट्रिवियल सी चीज़ हो, अगर वो भी एक बड़ा सा चेंज ला सकती है हम सबकी लाइफ में। कई बार ऐसा होता है। सपोज अगर मैं बात करूं, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो कि आप किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, और आप इसी टेंशन में थोड़ा बेटर फील करने के लिए आप किसी गार्डन में जाके बैठना चाहते हैं, लाइक नेचर के साथ थोड़ा खुली हवा में, है ना, यू वांट टू फील बेटर, ऐसा होता है। तो आप जैसे गार्डन में गए, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हैं, आप अपनी बातें सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया एंड ऑल एंड एवरीथिंग। सडनली वहाँ पर गार्डन में कोई फैमिली आई हुई है जिनका एक छोटा सा बेबी है, ठीक है, बहुत ही क्यूट सा, चबी सा, बहुत ही प्यारा सा कोई उनका बेबी है और वो मस्त खेल रहा है। एंड वेन यू सी द बेबी, जैसे आप उसको देखते हो, आप उसकी स्माइल देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो। आप देख रहे हो कि वो किस तरीके से एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है। एंड अगर ऐसा होता है कि कोई छोटा सा बेबी हमको स्माइल बैक कर देता है, यानी कि हमारी तरफ देख के एक बार हंस देता है, बहुत अच्छा लगता है ना, बोलते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। सो ऐसे ही एक छोटी सी चीज़ है, बेबी बस खेल रहा है और हंस रहा है आपको देख के, आप क्या पता उससे इतना बेटर फील करो कि आप उसके साथ जाके खेलने लगो, उसको प्यार से पैट करो एंड स्टफ लाइक दैट, और इस तरीके से आप अपना जो दुख है वो भूल जाएंगे। सुनने में कितनी नॉर्मल चीज़ है ना कि कुछ भी नहीं हुआ, जो बच्चा है बस वो खेल रहा था अपना, बस हम उसको देखते हैं, वो इतना क्यूट है, वो इतना स्वीट सा है कि आप खुश हो जाते हैं और अपना थोड़े टाइम के लिए जो भी दुख दर्द है वो भूल जाते हैं। ऐसी ही कई चीज़ें होती हैं, तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ऐसी ही कई बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं लाइफ में जो हमारी जो ज़िंदगी है उसको बदल के रख देते हैं। और इसीलिए पोइट कह रहे हैं कि छोटी सी छोटी चीज़ जो है ना वो भी बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, तो किसी को भी कम आंकना नहीं चाहिए, हर एक मोमेंट को इम्पोर्टेंस दो। क्लियर? ओके। विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स लाइक क्रो एंड हैमलॉक ट्री, इस पोएम में क्या सिंबल्स यूज किए हैं, क्रो के बारे में बात की गई है, यानी कि जो कौवा है उसकी बात की है, साथ ही साथ एक बहुत ही जहरीले पेड़ की बात की है, एक पॉइजनस ट्री की बात की है जो कि है हैमलॉक ट्री। पोइट हैज टॉक्ड अबाउट हिज डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड। तो पोइट ने क्रो और हैमलॉक ट्री की बात करते हुए अपने उदास से जो उनका मन है, जो उस वक्त वो बहुत दुखी हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। यानी पोएम में जैसे ही उन्होंने स्टैंजा 1 में क्रो का इस्तेमाल किया, हैमलॉक ट्री का इस्तेमाल किया, इससे हमें थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है कि पोएट बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा फिल्ड विथ सॉरो हैं, एंड यही सिंबल्स जो हैं वो उनके मूड को बहुत अच्छे से इंडिकेट करें। तो और कोई बर्ड या और कोई ट्री को इस्तेमाल ना करते हुए उन्होंने एक पॉइजनस ट्री, एक नेगेटिव साइन को पोर्ट्रे करने वाला बर्ड यानी क्रो
इनका यूज किया है, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट गिव्स एन इंडिकेशन और इट टॉक्स अबाउट द डिप्रेसिव और सॉरोफुल मूड ऑफ द पोएट. Suddenly the poet or the mood of the poet changes from sad to happy and positive. अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं जो आप सीख लो, एक होता है pessimistic और एक होता है optimistic, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है नेगेटिव. अगर कोई पर्सन हर वक्त हर एक चीज में सिर्फ नेगेटिव चीजें ढूंढता है, जैसे अगर कुछ भी अच्छा होगा तो हाँ ठीक है क्या बात है, अब इसका ये भी तो नुकसान हुआ ना, अभी ये इसका ये होगा, देखना आगे जाके ये नुकसान होगा. कई लोग होते हैं ना जिनको कुछ भी दे दो खुशी नहीं होते, हमेशा एक नेगेटिव बात ढूंढते हैं, खुद का मूड तो खराब हमारा भी खराब कर देते हैं, राइट. तो ऐसे कहते हैं हम कि वो क्या है, पेसिमिस्टिक है, यानी बहुत नेगेटिव है. और बहुत से लोग होते हैं और हमें भी यही बनना चाहिए, वो है ऑप्टिमिस्टिक, यानी कोई भी कुछ भी हो जाए उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना, एक स्माइल के साथ, एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हर एक चीज को डील करना, वैसे लोगों को ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं. तो आपको भी ऑप्टिमिस्टिक बनना है, कैसे ध्यान रख से हो, ऑप्टिमिस्टिक में एक स्माइलिंग सा चेहरा याद रखो हमेशा कि ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव, ठीक है. तो पोएट जो है एकदम से उनका मूड पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है. अगर ये शब्द याद रख सकते हो तो प्लीज इनको यूज करना अपने आंसर्स में, अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है. यहाँ पर सीधे लिख सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, सैड से हैप्पी हो जाता है, डल से रिफ्रेश्ड हो जाता है, और क्या बोलूँ, सॉरोफुल से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, जॉयफुल हो जाता है. तो ऐसे करके आप कंपैरिजंस कर सकते हो. अब क्या होता है वो हम ऑलरेडी पोएम में पढ़ चुके हैं, अब इसी को हमें समराइज करना है. तो ये होता है एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं ताकि आपको याद रह जाए. सो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक सुंदर सी लघु कविता है. यह कविता बताती है कि एक साधारण क्षण भी बड़ा महत्व वाला होता है या बड़ा महत्वपूर्ण होता है. तो पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इस छोटी सी पोएम के थ्रू एक बहुत बड़ा सा मैसेज दे रहे हैं, और वो यही है कि छोटी साधारण सी भी चीज़ या साधारण से भी मोमेंट्स बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, बहुत बड़े महत्व के हो सकते हैं. कवि ने इस कविता में कौवे और हैमलॉक वृक्ष का उल्लेख किया है. दो साइंस यूज किए हैं, एक क्रो यानी कौवा और एक हैमलॉक ट्री यानी कि हैमलॉक वृक्ष. कौवा उनके उदास स्थिति का प्रतीक है और हैमलॉक पेड़ एक जहरीला पेड़ है. क्रो यानी कौवा और हैमलॉक ट्री यानी हैमलॉक का पेड़ दोनों ही पोएट के नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव मूड, सॉरोफुल मूड, सैडनेस, इन सब को अच्छे से इलस्ट्रेट कर रहा है, अच्छे से प्रतीक बता रहा है, लाइक सिंबलाइज कर रहा है. ये दोनों संकेत देते हैं कि कवि अच्छे मूड में नहीं थे और इसीलिए वह अपनी समान मनोदशा को प्रस्तुत करने के लिए प्रकृति के अंधेरे, अवसादग्रस्त और कड़वे पक्ष का वर्णन करते हैं. बहुत ज्यादा हिंदी हो गई, पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से. क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बोला है कि ये दोनों जो चीजें हैं, दोनों चीजें क्या हैं, क्रो और हैमलॉक ट्री, ठीक है. ये हैं दोनों सिंबल्स, क्या बता रहे हैं, पोएट के बहुत ज़्यादा सैड से मूड के, यानी कि पोएट अच्छे मूड में नहीं थे, ठीक है. और इसीलिए वह अपनी समान मनोदशा यानी कि जो नॉर्मल माइंडसेट होता है उसको दिखाने के लिए प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अंधेरा, ठीक है, विंटर्स हैं तो स्नो है तो थोड़ा अंधेरा टाइप का होता है, अवसादग्रस्त यानी कि डिप्रेसिव मूड, और कड़वे पक्ष का यानी जो एक बिटर उनका माइंड से चल रहा है, जो बिटर लाइफ कंडीशन है उसको बता रहा है. सो ले देखिए, क्रो और हैमलॉक जो है वो पोएट की सैडनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ये कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी, बार बार हम इस पर क्यों इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, बिकॉज आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्रो ही क्यों, पीजन का यूज क्यों नहीं किया, या फिर स्पैरो का यूज क्यों नहीं किया, है ना, हैमलॉक ट्री ही क्यों, और कोई प्यारे प्यारे पेड़ों का उपयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि वो नेगेटिविटी, सैडनेस, इन सबको बताना चाह रहे हैं, ठीक है. ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब हम आएंगे सबसे पहले स्टैंजा पे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. इट इज विंटर. कैसे पता चल रहा है विंटर सीजन है, पोएम में तो बताया नहीं. अरे भाई कॉमन सेंस कुछ होता है ना, CS नाम की चीज होती है जो हमें करनी चाहिए, नॉट अकाउंट वाली CS, कॉमन सेंस, है ना. सो यहाँ पर विंटर कैसे पता चल रहा है, बिकॉज हर जगह स्नो है भाई, बर्फ ही बर्फ है तो ठंड तो होगी, करेक्ट. सो विंटर सीजन है और पोएट जो है वो किसके नीचे हैं, हैमलॉक ट्री के नीचे हैं. अब वो नीचे खड़े हैं, बैठे हैं, चल के आते हैं, इसके बारे में कुछ पोएम में नहीं दिया है. अभी
अगर आपको ओरिजिनल पता करना है कि क्या है तो उसके बारे में तो बहुत सारी डिटेल्स होंगी, बट जो दिया है हमें उसी पे बेस्ड अपने आंसर्स लिखने हैं, है ना। तो पोएट जो है वो हैमलॉक ट्री के नीचे है, ही इज अंडर अ हैमलॉक ट्री विच इज कवर्ड इन स्नो। पूरी तरीके से जो पेड़ है वो बर्फ से ढका हुआ है। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, एक पल के लिए, अ क्रो सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच, क्रो जो है वो डेफिनेटली जो ट्री है उसकी ब्रांच पे बैठा होगा, शेक्स द ट्री, वो कुछ करता है, या तो वो खुद एकदम से उड़ के आता है और बैठ जाता है पेड़ पे, इसकी वजह से मूवमेंट होती है, या फिर वो बैठा हुआ है पेड़ पे और एकदम से वो हिलता है, उस वजह से मूवमेंट होती है। सो इट शेक्स द ब्रांच और इट शेक्स द ट्री एंड स्नो फॉल्स ऑन द पोएट फ्रॉम द ट्री, और स्नो जो है बर्फ ट्री से पोएट के ऊपर गिर जाती है। ये है आपके पहले स्टैंजा का क्या, समरी, ठीक है। सो ये स्टैंजा 1 का समरी है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो अंडर हैमलॉक ट्री पोएट इज देयर, स्नो फेल्स ऑन द पोएट, ठीक है। व्हाई डिड इट फेल ऑन पोएट, बिकॉज द क्रो मेड अ मूवमेंट, मे बी ही शूक द ट्री, ठीक है। मतलब क्रो के थोड़े मूवमेंट की वजह से ट्री हिला, शेक हुआ और उस वजह से थोड़ी स्नो जो है पोएट पे गिर गई। क्लियर, ऑलराइट, चलो इसी को हिंदी में पढ़ते हैं, फिर जाके हम देखते हैं कि सेकंड स्टैंजा में क्या होता है। सो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक छोटी सी घटना याद आती है, जस्ट रिकॉल्स अ मोमेंट, जो उनके मनोदशा को बदल देती है, जो उनका जो मानसिक स्थिति उस वक्त, ठीक है, उनका जो मूड है उस वक्त, उसको पूरी तरीके से चेंज करके रख देती है। कवि बहुत दुखी थे और निराश महसूस कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉरोफुल हैं, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं। वह दुख की स्थिति में थे और अपने विचारों में खोए हुए थे। डेफिनेटली जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम उसी में खो जाते हैं, है ना। हम वही चीज़ सोचते रहते हैं, अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, मतलब हम होकर भी वहाँ पर नहीं होते हैं इस मोमेंट में, बिकॉज हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वह हैमलॉक पेड़ के नीचे खड़े थे। कहाँ खड़े थे वो, हैमलॉक पेड़ के नीचे। अचानक पेड़ पर बैठे कौवे ने पेड़ को हिलाया और पेड़ से बर्फ के बारीक कण कवि पर गिर पड़े। अब एकदम से जो कौवा है वो हिलता है या पेड़ को हिलाता है और उस वजह से जो थोड़े बहुत बर्फ के कण थे वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं, और इस तरीके से पहला स्टैंजा इज डन। क्लियर, ऑलराइट, चलो लास्ट स्टैंजा की बात करते हैं। The dust of snow changes the poet's mood from bitter to better। मैंने ये चीज़ आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताई थी और यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है ताकि आप इसको यूज़ करो अपने आंसर्स में, ठीक है। तो पोएट का मूड जो है ना वो चेंज हो जाता है बिटर से बेटर में। किसकी वजह से, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से, यानी कि एक बर्फ का थोड़ा सा लाइक धूल बराबर जो थोड़े बहुत कण हैं वो हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, इतनी छोटी सी चीज़ है, मामूली सी चीज़ है कहा जाए तो, पर उसकी वजह से देख रहे हो कितना बड़ा चेंज आ गया। पोएट खुश हो गए, पोएट को समझ आ गया कि अपना दिन वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए छोटी सी छोटी चीज़ का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो सकता है। किसी भी चीज़ को छोटा बोलकर नहीं हमें उसको वेस्ट कर देना चाहिए। क्लियर, ऑलराइट। सो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो पोएट का मूड चेंज करता है फ्रॉम बिटर टू बेटर। इट फिल्स हिम विद अ रिफ्रेशिंग फीलिंग। एक होता है ना कि आप बहुत दुखी हो, एकदम से कुछ होता है, यू फील वाओ, है ना। लाइक सपोज जब हम बहुत ज़्यादा नींद में होते हैं या हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और अगर कोई बोल देता है कि क्या गर्मा गर्म चाय पियेंगे, क्या कॉफ़ी पियेंगे, या आपको जो भी पसंद है और अगर हमको वो मिल जाता है, वी फील सो गुड। या आपको बहुत भूख लग रही है और आपका फेवरेट खाना आपके सामने आ जाए, एक बाइट भी खा लोगे तो मस्त मूड चेंज हो जाएगा। वैसे ही पोएट जो है वो एकदम से रिफ्रेश्ड फील करते हैं। दिस मोमेंट वॉज वेरी कंपेलिंग एंड सेव्स हिज डे फ्रॉम डिस्पेयर। और ये मोमेंट, ये जो पल था उसकी वजह से एक तरीके से ऐसा फोर्स्ड थे पोएट कि वो अपनी सैडनेस को छोड़कर बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, और वो अपने डिस्पेयर की कंडीशन, सैडनेस की कंडीशन, दुखी होने की कंडीशन से बाहर आ जाते हैं और बहुत बहुत बेटर फील करते हैं। ब्लैक क्रो यूजुअली सिंबलाइजेस बैड ओमन एंड सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर। जब भी हम क्रो की बात करते हैं, इसके जो बेसिक सिंबल्स होते हैं वो यही होते हैं कि वो डेथ को, फियर को या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को सिंबलाइज करता है। बट द क्रो डिड अ ग्रेट डीड। बट यहाँ पर उसी क्रो ने इतना बढ़िया काम कर दिया, वो शेक नहीं करता ट्री को तो बर्फ़ के कण नहीं गिरते तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट शायद दुखी ही रहते, शायद वो अपना बचा हुआ दिन भी वेस्ट कर देते, शायद आने वाले दिन भी वेस्ट कर देते, है ना। तो भले हमें कभी कोई ऐसा लगता है कि ये चीज़ ना नेगेटिविटी को दर्शाती है, ब्लैक इधर नहीं पहनो, ऐसा मत करो, कई बार हम कई चीज़ें सुनते हैं, सुपरस्टिशंस जो होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है वो वैसा ही हो। वो क्या है, कई बोल दिया किसी ने तो हम अंधविश्वासी हो जाते हैं, हम किसी चीज़ को बस मानने लगते हैं तो मानने ही लगते हैं। बट हमें हमेशा उसके बारे में सोचना चाहिए, क्या ये सचमुच ऐसा है, बिकॉज वही चीज़ देखो कितना बड़ा काम कर गई, पोएट का मूड चेंज हो गया। क्लियर, ओके।
जब कवि पर बर्फ का एक छोटा कण गिरा तो वह अपने विचारों से जाग गए। जो भी वो सोच के दुखी हो रहे थे उससे एकदम से वो चेंज हो गए। और फिर कवि ने अपने चारों ओर हो रही साधारण गतिविधि को देखा और जो कुछ भी फिर आसपास हो रहा है, फिर उनकी नजरें पड़ी कि नहीं, मतलब मैं अपना दिन वेस्ट कर रहा हूँ। इससे कवि का मिजाज बदल गया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि कवि ने अपना समय दुख में बर्बाद कर दिया है। दुखी होना बुरी बात नहीं है, किसी चीज पे पछताना या उसके बारे में सोचना बुरी बात नहीं है, पर पूरा टाइम उसी के बारे में सोचना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ना। तो वही चीज़ है, कोई चीज़ गलत होती है, दुखी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे हो कि ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ऐसा टाइप का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको लगना चाहिए बुरा, बट इतना भी नहीं कि आप सिर्फ उसी के बारे में सोच सोच के और अपना दिन वेस्ट करो। नहीं, आपको बुरा लगा, आपको ऐसे होना चाहिए, ठीक है, हो गया जो हो गया, अब मुझे इसको बेहतर करना है। कैसे करोगे? जब खुद खुश रहोगे, है ना। सो वही चीज़ उनको समझ आया कि मैंने अपना जो समय है, कीमती समय, सबसे वैल्यूएबल चीज़ है योर टाइम, इट इज़ नेवर गोना कम बैक। तो उस चीज़ को उन्होंने बर्बाद कर दिया और अब कवि को अपने शेष दिन का उपयोग कुछ उपयोगी कार्यों में करना चाहिए। और बाकी का जो दिन बचा हुआ है, अब मुझे उसे रिग्रेट करते हुए वेस्ट नहीं करना, बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे मैं बोल सकूं कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया। तभी मैं ये चीज़ बोलती हूँ, कई बार मैंने बोला है, अभी आपको शायद मैं पहली बार बता रही हूँ चीज़, कि आपको हमेशा पूरे दिन की ना एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। अभी से आदत डालो कि आप पूरे दिन में क्या क्या करने वाले हो। जैसे अगर आपको पता है कि मैं सुबह 10 बजे उठ के लेक्चर देखूंगा, तो आपकी लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे 10 बजे उठ के लेक्चर देखना है। मुझे जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, मे बी चलो 11 या चलो 11:30 खत्म होता है, तो मुझे 11:30 बजे अब जो भी मैंने लेक्चर में समझा उसके अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। 12 बजे करीब या मुझे ब्रेक लेना है, फिर मुझे ऐसे स्टार्ट करना है, मुझे आज मार्केट जाके मम्मा की ये चीज़ें लेकर आनी है, या मुझे अपने मम्मी पापा को आज ऐसे हेल्प करना है। तो आपके पास अगर एक प्रॉपर लिस्ट होगी और अगर आप उस पर टिक मार्क करते जाओगे ना, आपको इतना अच्छा फील होगा कि हाँ, मैंने आज का दिन यूज़ किया, मैंने वेस्ट नहीं किया। और जिस दिन आपको लगता है कि आज मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है, तब आप सोचो कि क्या मैं ऐसे ही अपने दिन वेस्ट करता हूँ। और जिस दिन आप अपने ऊपर काम करना चालू कर दोगे ना कि नहीं, मुझे इस चीज़ में बदलाव लाना है, मुझे ऐसे बेहतर बनाना है अपनी लाइफ को, आगे जाके आपके लिए सब इतनी नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें कि बाद में बैठ के पछताने से अच्छा अभी से मेहनत करना चालू कर दो। एंड ये मेहनत करने में आपको इतना मज़ा आने लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट बाद में आपकी आदत हो जाएगी और आपको इतना अच्छा लगेगा कि अरे आज मुझे क्या करना है, फटाफट मुझे अपनी लिस्ट बना ली चाहिए, जिसे टू डू लिस्ट कहते हैं, कि मुझे क्या क्या काम करने। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको सीखने को मिलती हैं इन्हीं पोएम्स, इन चैप्टर्स के थ्रू। सो डेफिनेटली उसको भूला मत करो, लाइफ टाइम उन्हें यूज करो। क्लियर? ओके। सो यह एहसास कवि के मनोदशा को बदल देता है। एकदम से ये चीज़ जो होती है ना कि दिमाग में आती है कि मैंने वेस्ट कर दिया अपना बचा हुआ दिन, मतलब बचा हुआ दिन नहीं, जो बीता हुआ दिन है, तो इसीलिए उस चीज़ से क्या होता है ना, उनका जो मूड है, जो उनका सोचने का तरीका उस वक्त के लिए वो चेंज हो जाता है और एक सकारात्मक, एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर देता है और वो बहुत अच्छा फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं। बर्फ की धूल की हल्की बौछार से कवि की उदासी धुल जाती है। एक थोड़े से कण, एक छोटे से कण बर्फ के, उससे क्या होता है, उनकी पूरी उदासी वॉश अवे हो जाती है, पूरी उदासी ले जाती है अपने साथ। कौन? वो बर्फ के कण। उनका हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। उनका हार्ट इज फिल्ड विथ प्रसन्नता, विथ हैप्पीनेस, विथ जॉय। ठीक है? और वह शेष दिन को अच्छे ढंग से और सकारात्मक ऊर्जा के साथ उपयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वो रेडी हैं अपने बाकी बचे हुए दिन को बहुत ही अच्छे से यूज करने के लिए। सो इस तरीके से आपका जो पोएम का एक्सप्लेनेशन है, जो समरी है, वो एंड होती है। अब पढ़ी क्यों पोएम वो भी बताऊंगी, जो भी मैसेज पता चले। बट आई होप अभी तक आपको कुछ भी डाउट नहीं है जो आपको प्रॉब्लम देगा आंसर्स लिखने में। आपको बस कुछ कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स ध्यान में रखने हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज करो। क्लियर? आज के लिए ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, दो नए वर्ड्स हैं जो नहीं पता थे, कोई बात नहीं, आज पता चल गए। और अगर पता थे, बहुत अच्छी बात है, आप उनको यूज करने वाले हो, ये दिमाग में रख लो। क्लियर? ओके, चलो अब बात करते हैं क्या सीखने को मिलता है इस पोएम से। द पोएम गिव्स द मैसेज दैट नथिंग इज स्मॉल इन लाइफ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, कुछ भी मामूली नहीं होता, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, जिसकी वजह से आपने अपने डिसीजंस लिए होंगे लाइफ में, जिस वजह से आपको लगता भी होगा कि हाँ, यहाँ तो मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने कुछ गलत कर दिया। ठीक है? कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कई बार हमको टेम्पटेशंस होते हैं, कई बार हमको लालच होती है किसी चीज़ को करने की, कि एक बार में क्या जा रहा है, चलो झूठ बोल देते हैं, घूमने चले जाते हैं, या चलो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। बट वो छोटी सी चीज़ कब आदत बन जाती है, कब उस वजह से आप अपनी लाइफ को शायद वेस्ट कर देते हो, वो समझ नहीं आता है ना। तो वही चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। अभी क्लास 10th में हो, छोटे हो, अगर अभी से सीखने लगोगे डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे। तो लाइफ में कुछ भी छोटा नहीं होता है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। इवन ट्रिवियल थिंग्स, ट्रिवियल का मतलब होता है जिनकी बहुत कम इंपॉर्टेंस होती है, लाइक मामूली चीज़ें, ठीक है, कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ।
तो कुछ छोटी चीज़, मामूली सी चीज़ भी, डस्ट ऑफ स्नो छोटी सी चीज़ है बट बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आई ना पोइट की लाइफ में। वैसे ही कई छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमारी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। तो ये है पहला message of the poem. Second message, if we take things in life positively, the situation changes for the better. Perfect. Like कई बार फेलियर्स देखोगे, लाइफ का पार्ट है फेलियर्स, हारना, कभी कुछ अचीव ना कर पाना, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाना, किसी कंपटीशन में रिजेक्ट हो जाना, से फर्स्ट और सेकंड के बीच की रेस हो रही है और आप सेकंड आ जाते हो, फर्स्ट नहीं आ पाते हो, शायद सिर्फ 1 मार्क्स से। शायद कई बच्चे हैं जो लाइफ टाइम सालों साल मेहनत करते हैं और 1 मार्क्स से रह जाते हैं अपने एग्जाम्स में। ऐसे कई फेलियर्स होते हैं, ठीक है। बट उन चीज़ों को पॉजिटिवली लेना, उन चीज़ों को बहुत सकारात्मक तरीके से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको पॉजिटिवली लोगे, ठीक है मैंने मेहनत की, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं नहीं आगे बढ़ पाया या मैं पास नहीं हो पाया, मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाई जो मैं चाह रहा था, बट ठीक है इससे मैं कुछ सीखा हूँ, शायद मुझ में कहीं तो कमी रह गई, शायद कुछ तो हो गया, अब मैं उस चीज़ पे काम करता हूँ ताकि अगली बार अगर मैं पास भी हूँ तो और अच्छे डबल ट्रिपल अच्छे मार्क्स से पास हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कभी भी लाइफ में कुछ भी होता है ना, पॉजिटिविटी मत छोड़ो, हमेशा हर एक चीज़ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत डिफिकल्ट है बट अभी से प्रैक्टिस करो, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इवन स्मॉल हेल्पिंग्स और नाइस जेस्चर्स दैट वी डू फॉर अदर्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस। ये होता है एक डीप मीनिंग, जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लाइन्स या रीड बिटवीन द लाइन्स। यानी जो लाइन्स हैं उनको डायरेक्टली तो पढ़ते ही हो, बट उनके बीच में क्या अर्थ छुपा हुआ है, क्या कभी वो पढ़ते हो? नहीं, तभी तो नहीं समझ आता कि हमको क्यों दी है ये पोम या ये चैप्टर, तभी प्यार नहीं होता उस पोम से, उस चैप्टर से, उस सब्जेक्ट से, जब तक वो जो डीप मीनिंग है वो समझते नहीं हो। जैसे इस पोम में एक छोटी सी चीज़ क्रो ने कर दी, बस शेक कर दिया ट्री को, मिला क्या उसमें, उसके कुछ गया क्या? कुछ भी नहीं, नॉर्मल मूवमेंट थी, बट उससे पोइट की लाइफ कितनी चेंज हो गई, दिन बच गया उनका, बाकी का पछताने से, वेस्ट करने से बच गया, है ना। वैसे ही कई बार हम किसी के लिए छोटी छोटी चीज़ें कर देते हैं लाइफ में, अगर तो हो सकता है उनके लिए बहुत बड़ा चेंज आ जाए। जैसे कभी आपने अगर किसी को मे बी आप जैसे अगर किसी स्ट्रीट से जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये खुद मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे अगर आप कभी किसी स्ट्रीट वगैरह से जा रहे हो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद स्कूल में नहीं जाते, या फिर वो शायद काम कर रहे हैं छोटी सी उम्र में बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। अगर आप उनकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देते हो या उनसे 2 मिनट अच्छे से बात भी कर लेते हो ना, उनको इतना अच्छा फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो वैल्यू दी हमको, ठीक है। ऐसे ही कई बार अगर कुछ हेल्प कर सकते हो किसी की, या किसी की छोटी छोटी चीज़ों में मदद कर सकते हो, आप अपने छोटे छोटे व्यवहार के थ्रू कुछ अच्छा कर सकते हो, आपके लिए वो छोटी चीज़ है पर उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। तो ऐसे ही हमारी छोटी छोटी मदद या हमारे छोटे छोटे जेस्चर्स जो होते हैं, अच्छे प्यारे व्यवहार जो होते हैं, वो लोगों के लिए बहुत बड़े डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? ओके। जस्ट बिलीव इन द काइंड एक्ट्स दैट वी डू and the way they brighten a person's day and sometimes change their future. आप कभी भी कुछ भी अच्छा करते हो ना, आपको उस पर हमेशा बिलीव करना चाहिए कि मैंने कुछ अच्छा किया, पक्का किसी का कुछ अच्छा होगा, और इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होती कि आप किसी के काम आ सको, ठीक है। सो अपने लिए तो हर कोई काम करता है, बट अगर आप किसी और के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। सो अगर आप अपने कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे काइंड एक्ट्स कर रहे हो, तो उसमें हमेशा बिलीव करो कि शायद वो किसी और के पर्सन की लाइफ में या किसी और की लाइफ में एक रोशनी भर सकता है, एक ब्राइटन अप कर सकता है उनके डे को। सो या दिस इज हाउ आपको ये भी एक चीज़ सीखने को मिलती है। एंड द लास्ट मैसेज इज सीइंग एंड अप्रिशिएटिंग all the little things in life will make our life happier. हम क्या है, हमेशा बड़ी उपलब्धियों के लिए वेट करते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्ट में 9 आउट ऑफ 10 आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अभी मेन एग्जाम में थोड़ी आए। ऐसा कई बार होता है, जैसे अगर कोई बच्चा आता है बोलता है कि मेरे इतने परसेंटेज आए हैं, लाइक मेरे 80% आए हैं अभी टर्म 1 में, तो कई लोग होते हैं जो बोलते हैं बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया बात है, अब अगली बार तो और अच्छे लाओगे। कई लोग ऐसे बोलते हैं क्या 80%, ये भी कोई मार्क्स होते हैं, 90 तो लाते, 95 तो लाते, लोगों को देखा नहीं कितने परसेंटेज। इससे क्या होता है भाई, उसकी जो मेहनत है वो तो आपने क्या कर दिया, पूरा वेस्ट कर दिया। यही अगर हम बोले कि वेरी गुड 80% बहुत अच्छा स्कोर है, बट हमें भी पता है कि हमें और आगे अच्छा करना है, तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन, बट नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए इतनी प्रिपरेशन करो कि 80% 90% में चेंज हो जाए, 95% में चेंज हो जाए। तो ये एक तरीका होता है कि आप पॉजिटिवली भी तो चीज़ों को देख सकते हो। वैसे ही लाइफ में कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको ऐसे नहीं करना कि इसका क्या ही मतलब है, क्या कर लिया हमने, कुछ भी नहीं हुआ, या किसी ने तारीफ ही तो कर दी कि अच्छा काम किया, उससे क्या हो गया। नहीं, वो छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग हो सकती हैं, इतना ज़्यादा आपको ऊर्जा से भर सकती हैं कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो हर एक छोटी चीज़ को भी अगर वैल्यू दोगे,
लाइफ बहुत हैप्पी हो जाएगी। क्लियर? अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए। सो यह कविता संदेश देती है कि जीवन में कुछ भी छोटा नहीं होता, ठीक है, हर एक का इंपॉर्टेंस होता है। जिंदगी में छोटी से छोटी बातें भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। डेफिनेटली कई लोगों की लाइफ में आया भी है बदलाव, आपकी लाइफ में भी आ सकता है। इसीलिए हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को महत्व दो। हमें चीज़ों को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। अब वो छोटी सी छोटी चीज़ अगर नेगेटिव है तो उसको भी महत्व दें, हाँ दो, पर पॉजिटिव वे में कि ये हो गया तो कैसे हुआ, अब नहीं होगा, मैं इस पर ऐसे काम करूँगा। क्लियर? दूसरों के लिए हमारी छोटी सी छोटी मदद भी बड़ा बदलाव ला सकती है। डेफिनेटली अगर आप किसी की बिल्कुल छोटी सी भी मदद कर सकते हो ना, शायद वो भी किसी के लिए बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। जीवन में सभी छोटी छोटी चीज़ों को देखने और उनकी सराहना करने से हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। अगर आप हर एक छोटी छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करने लगोगे, हर एक छोटी अचीवमेंट को एंजॉय करोगे, अपने आप को रिवॉर्ड दोगे, अपने आप को एक तरीके से शाबाशी दोगे कि वेल डन, बहुत अच्छी बात है, शायद उससे भी आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको चैप्टर के लिए, इस पोएम के लिए तो पढ़ना ही है ताकि आप अपने एग्जाम में आंसर्स लिख सको, बट ये लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी है। सो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। डन? ओके। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं हमारी पोएम डस्ट ऑफ स्नो के समरी के अंत में। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, वो डायरेक्ट पोएम से हो या वो इनडायरेक्टली इन मैसेजेस से हो, आई गारंटी, या फिर मुझे ऐसा लगता है, आई एम 100% श्योर कि आप लोग डेफिनेटली आंसर्स दे दोगे। सो अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के अंत में, और अगर आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो पूरा सारांश, पूरी समरी इस पोएम का, प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक करो। ऑल्सो इस वीडियो और इस चैनल के बारे में जितने लोगों से हो सकता है शेयर करो। एंड येस, अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं इस वीडियो के अंत में, बट येस, हम अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलने वाले हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का और सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।